आप अल्ताफ़ बुखारी की इस तनकीद को देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये समझता नहीं हूँ कि अल्ताफ़ बुखारी साहब की बात को इतना सीरियसली लेना चाहिए। अल्ताफ़ बुखारी साहब सियासी तौर तो यतीम हो चुके हैं, ठीक है। वो आपने अभी जो इंतखाबात हुए और जो उनकी परफॉर्मेंस रही है वहाँ पे, उसने उनकी जो सियासी साख्त है उसको दर्शा दिया है लोगों के सामने, और आज वो कहीं ना कहीं वापस से जाग कर उठे हैं। लेकिन इस तनकीद से ज़्यादा मेरा जो उनके बयान को समझने की जो मेरी समझबूझ कहती है, मैं समझता हूँ कि अल्ताफ़ बुखारी साहब कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने आज गिड़गिड़ा रहे थे कि किसी तरीके से राज्यसभा में मुझे भेज दिया जाए। पैसे की कमी उनको ऊपर वाले ने दी नहीं है। अब वो पैसे के दम पे, क्योंकि लोगों की वोट की और लोगों की मोहब्बत के दम पे तो वो कहीं पॉलिटिक्स में नज़र नहीं आए, सियासी साख्त उनकी ख़त्म हो गई। अब वो पैसे के दम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए राज्यसभा जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसलिए आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की चमचागिरी करने में अब लगे हुए हैं और पीडीपी पे तनकीद कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद अल्ताफ़ साहब को अभी अच्छी याददाश्त उनकी होगी, क्योंकि वो एक मायनाज बिजनेसमैन है। 2014 में बीजेपी के साथ जब हमने एजेंडा ऑफ अलायंस किया तो उसकी पैरवी वो सबसे पहले जाके कर रहे थे। और बड़ी दुख की बात है कि अल्ताफ़ साहब ये भूल गए कि मुफ्ती साहब के इंतकाल को अभी कुछ दिन नहीं हुए थे और उन्होंने अपना रुख जो है नागपुर की ओर कर दिया था कि चलिए अब तो सेकंड इन लाइन मैं हूं और अब आप मेरे ऊपर नज़रसानी कीजिए, अब आगे की दौड़ भाग मैं संभालूंगा। तो मैं समझता हूं अल्ताफ़ साहब को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए और उसके बाद तनकीद करनी चाहिए पीडीपी के ऊपर या किसी के ऊपर। पैसे के ज़रिए राज्यसभा जाना है, ये हम समझते हैं, आपकी मजबूरी है, आपको अपनी पॉलिटिकल छाप बचाने की ज़रूरत है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बचाने की ज़रूरत है। तो आप ख़रीद फ़रोख्त के ज़रिए अब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के तलवे चाट के आप राज्यसभा का रास्ता करना चाहते हैं। और मैं अल्ताफ़ साहब को एक और एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, शायद आप लोग भी सहाफ़त में हैं, आपको वो बयान भी याद होगा कि शेख साहब मरहूम जो अपने वक्त के एक मायनाज शख्सियत रहे हैं, बड़े पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, अल्ताफ़ साहब वो शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि लोग इनकी हड्डियां कब्र से बाहर निकाल के ले आएंगे अगर ये गारत यहाँ से हटा दी जाए। तो आज वो उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफदारी कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से राज्यसभा पहुँच जाएं। तो अल्ताफ़ साहब, लोगों की यहाँ पे मेमोरी बहुत शार्प है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। लोग यहाँ पे इतनी जल्दी से भूलते नहीं हैं। आपकी बात सही है कि आपने हम पे तनकीद की, कहीं ना कहीं हमारे से भी सियासत में भूल चूक हुई, लोगों ने अपना फ़ैसला उसके ऊपर सुनाया। लेकिन आप जो सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं हम पे तनकीद करके, पहले अपने गिरबान में झांकिए, अपनी कारकर्दगी को देखिए और उसके बाद आप किसी सियासी तंजीम के ऊपर तनकीद कीजिए। शुक्रिया। समझना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में अभी चल रहा है, जो अलायंस चल रही है उसमें उनमें तनाज़ा है कि यहाँ पर किसको राज्यसभा मेंबर लिया जाए। अगर गौर से इस स्टेटमेंट को देखेंगे जो अल्ताफ़ बुखारी ने दिया है, उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके किस ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग दैट ही वांट टू गो टू राज्यसभा? देखिए, मेरे को क्रिटिसिज्म तो कहीं नज़र नहीं आया, मुझे तो तारीफ़ जो है वो ज़्यादा नज़र आई। उन्होंने बोला कि हाँ जी, काम के लिए लोग उनका फ़ैसला करेंगे अगले इंतखाब में, लेकिन उसके बाद तो वो उमर साहब की गुनगान ही गा रहे थे। तो वो गुनगान गाने का अचानक से नतीजा तो सामने है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इंतखाबी इलेक्शन के अंदर, आपको अगर याद होगा तो जो कैंपेन है ना, वहाँ पे उमर साहब छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन करने गए, ना डॉक्टर साहब कैंपेन करने गए, ना कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा लीडर सागर साहब हो गए या बाकी कोई बड़े लीडर हैं छानपुरा में कैंपेन करने गए। तो ये तो कहाँ पर्दे के पीछे कहाँ सेटिंग चल रही है, फिक्स्ड मैच था ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये तो सीधी समझने की बात है ना। तो अगर पूरे कश्मीर में 50 सीटों पर डॉक्टर साहब कैंपेन करने गए, उमर साहब हेलीकॉप्टर के ज़रिए दूर दूर रीजन्स में कैंपेन करने गए, यहाँ छानपुरा तो शहर के बीचों बीच है, वहाँ कैंपेन करने क्यों नहीं गए? वहाँ पे तो कोई इतना स्ट्रांग कैंपेन नहीं हुआ। उमर साहब का डॉक्टर साहब का कोई स्ट्रांग कैंपेन नहीं हुआ। तो ये फिक्स मैच कहाँ पे है और कितनी देर से चलता हुआ आ रहा है, ये लोग बखूबी समझते हैं। आज अब अल्ताफ़ साहब के पास कोई
मैंने जैसे कहा कि सियासी साख्त बचाने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। पैसे के दम पे आज राज्यसभा की सीट में या पावर के दम पे उधर जाने की ये कोशिश हो रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो एनसी को आज उनकी तारीफ़, उनकी तरफदारी और उनकी कारकर्दगी के ऊपर कर रहे हैं और आज वो पीडीपी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बट आने वाले समय में पता चलेगा, इंतखाबात और आएंगे, लोकल बॉडी के आएंगे, बाकी इंतखाबात आएंगे तो वहाँ पे जो है परफॉर्मेंस पता चल जाएगी कौन कहाँ। उन्होंने आप पीडीपी पर कि मैच फिक्सिंग ऑलरेडी है। महबूबा मुफ्ती से यानी कि पीडीपी इज अ प्रोडक्ट ऑफ बीजेपी, तो उस पर क्या कहेंगे? उस पर भी आप अपने आप को क्या यहाँ पर पेश करके पेश करें? प्रोडक्ट ऑफ बीजेपी तो 2019 के बाद मैं समझता हूँ लोगों ने देख लिया कौन कौन आया, ठीक है, कहाँ कहाँ से प्लेयर उठ के आए, कहाँ कहाँ से निकल कर प्लेयर आए जिनकी कोई सियासी साख्त नहीं थी, उनको चुन चुन कर लाया गया। तो ए, बी और सी टीम कौन सी है, कहाँ पे है, ये तो बहुत अच्छे से मैं समझता हूँ कि लोगों को पता है। तभी लोगों ने वोट के ज़रिए भी इसका जवाब दिया और ये बताया कि ABC टीम कौन है। मैं समझता हूँ इंतखाब ही एक तरीका होता है जहाँ लोग ये फ़ैसला देते हैं, ये स्टेटमेंट देते हैं कि कौन उनके मफाद में काम करता है और कौन उनके ख़िलाफ़ काम करता है। यहाँ अल्ताफ़ साहब छानपुरा अमीरा कदल जो पहले सीट थी वहाँ पे से जीत कर भी आए और इतना स्ट्रांग उन्होंने वहाँ पे कैंपेन चलाया, इतनी पूरी पार्टी ने वहाँ पे जान झोंक दी, लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन रिजल्ट्स में आपने देखा कि लोगों ने क्या फ़ैसला दिया। 5 सालों तक आपने राजभवन का रुख नहीं किया, क्योंकि बात से बात निकलती है, ज़रूरी क्वेश्चन है। 5 साल तक पीडीपी या पीडीपी के किसी भी लीडर ने रुख नहीं किया। आज महबूबा मुफ्ती की दफ्तर जो है, इल्तिजा मुफ्ती बार 2-3 बार वो राजभवन गई है, तो उसको क्या समझे हम? कि क्या अल्ताफ़ बुखारी के उस स्टेटमेंट को हम सही समझे या आपके इस बयान को हम सही समझे? नहीं, देखिए, आपकी सही बात है कि हम राजभवन नहीं गए और सबसे पहले महबूबा मुफ्ती साहिबा राजभवन गई और एक बहुत अहम और पेचीदा मसले को लेकर 5 साल के बाद गई और बहुत अहम और पेचीदा मसले को लेकर वो राजभवन गई जो कश्मीरी पंडित्स के हवाले से था। क्योंकि हर कोई सरकार जो है पिछले कई वक्त से जो है इस मसले के ऊपर आनाकानी कर रही थी और 5 साल के बाद जब वो वहाँ पे गई तो एक तो उन्होंने कश्मीरी पंडित्स के हवाले से जो भी मसले थे उसको लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट उनको प्रेजेंट किया और जो जेल में हमारे नौजवान बाहर हैं उनको वापस लाने की जो एक एप्लीकेशन है, उसके बाद उनने, आपने देखा होगा, फॉलोअप में हमने होम मिनिस्टर साहब को भी चिट्ठी लिखी और उसके ऊपर आगे का एक्शन भी चल रहा है। तो जाने की वजहें जो थी वो बहुत क्लियर थी और बिल्कुल सबके सामने रखी गई। तो कुछ बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनके ऊपर सेंटर की मुदाखलत की ज़रूरत है और हमारी तरफ से जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर होने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं समझता हूँ 5 साल के बाद अगर वो 2 अहम मसलों पे लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिली तो वो एक कश्मीरी पंडित्स का था और जो लोग जेलों में बिना ट्रायल के और बिना चार्जशीट के दूर दूर की जेलों में उनकी घर वापसी के लिए गई। मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी क्लियर सी बात है और लोग इसके ऊपर अपना फैसला देंगे।